हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे और मैट्रिक्स थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देखिए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें आयतीय व्यवस्था, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है उसके बारे में हमें विचार करना होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम 12 व्यक्तियों पर विचार कर रहे हैं और 12 व्यक्तियों का हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है। तो देखिए, 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। हम 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, ये 12 व्यक्ति है, उनका सीटिंग अरेंजमेंट हमने इस तरह से किया। और देखिए, इनका सीटिंग अरेंजमेंट हम और तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास इसके और भी तरीके हैं। जैसे हम 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे। तो देखिए, 12 व्यक्तियों को हम इस तरह से भी बैठा सकते हैं, इस तरह से भी बैठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम और तरीके देखें तो हम 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट हमने इस तरह से किया है ना। यहाँ 3 पंक्तियाँ हमने ली और यहाँ हम 4 पंक्तियों में भी सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और 2 पंक्तियों में भी हम सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। और देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट हम एक पंक्ति में भी कर सकते हैं। तो 12 व्यक्तियों के सीटिंग अरेंजमेंट के कई तरीके होते हैं। अब देखिए, 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट यदि हम इस तरह से करें, ये हो गए 4 और 4 8 9 10 11 12। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 प्रकार से 12 व्यक्तियों का सीटिंग अरेंजमेंट किया। अब हम बात करें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की। तो इन चारों व्यवस्थाओं में कौन सी आयतीय व्यवस्था है, कौन सा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो देखिए, यहाँ हम इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे। यह आयतीय व्यवस्था है क्योंकि यह रेक्टेंगुलर शेप में है, आयत के रूप में है। ये भी क्या है, ये भी आयतीय व्यवस्था है। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे। और ये वाला जो अरेंजमेंट है, तो देखिए, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो देखिए, यहाँ हम 4 प्रकार से व्यक्तियों के सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इनमें से ये जो शुरू के 3 अरेंजमेंट है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये आयतीय रूप में है। लेकिन ये आयताकार व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक आयतीय व्यवस्था होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है और ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, जबकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। अब देखिए, यहाँ जो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इनकी एक विशेषता होती है। यहाँ यदि हम क्षैतिज रेखाएं लें तो हर एक क्षैतिज रेखा में समान संख्या में एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ क्षैतिज रेखाएं बनाएं इस तरह से, तो आप हर एक क्षैतिज रेखा में कितने एलिमेंट्स पाओगे, 1 2 3 4। और अगर हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएं तो यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भी समान संख्या में एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए, हर एक ऊर्ध्वाधर रेखा में, हर एक वर्टिकल लाइन में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। और हर एक क्षैतिज रेखा में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं R1। जनरली हम किससे नोटेट करते हैं, R1 से। R1 का मतलब रो फर्स्ट, पहली पंक्ति। ये जो है, इसको हम दूसरी पंक्ति R2 बोलते हैं और इसको R3 बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 3 पंक्तियां हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस पे आ जाते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं पे। ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाली वर्टिकल लाइन को C2 से, इसको C3 से और इसको C4 से। अब देखिए, यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में
3 तो पंक्तियां हैं जिसे हम R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। और यहाँ जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें हम C1 C2 C3 C4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में 3 तो पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हुए, 4 स्तंभ हुए। तो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम 3/4 अरेंजमेंट बोलेंगे। कौन सा, 3/4। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट 3/4 का है क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। तो 3 तो रो है और 4 क्या हैं, कॉलम है। नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के हर एक एलिमेंट के 2 पैरामीटर होंगे। एक पैरामीटर उसके पंक्ति के क्रमांक को व्यक्त करेगा और दूसरा पैरामीटर उसके स्तंभ क्रमांक को व्यक्त करेगा। ये 2 पैरामीटर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने होंगे। अब आप देखिए जैसे मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इस एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो यह पहली पंक्ति में है और पहले कॉलम में है। तो इसके लिए पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पैरामीटर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और दूसरे पैरामीटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें इस एलिमेंट की, तो यह एलिमेंट कौन सी पंक्ति में है, यह दूसरी पंक्ति में है। और कौन से कॉलम में है, कौन से स्तंभ में है, ये तीसरे स्तंभ में है। तो इसके लिए पैरामीटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पैरामीटर की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और दूसरे पैरामीटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पंक्ति क्रमांक का जो पैरामीटर है जनरली हम किससे, आई से नोटेट करेंगे। आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पंक्ति क्रमांक, पंक्ति का जो भी सीक्वेंस होगा वो हम लेंगे। और देखिए अगर हम बात करें जे की, तो जे किसे नोटेट करेगा, यहाँ पर स्तंभ के क्रमांक को। तो देखिए आई पंक्ति का क्रमांक होगा और जे क्या होगा, स्तंभ का क्रमांक होगा। हर एक एलिमेंट के लिए ये 2 पैरामीटर हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे ही हम एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स को देखते ही हमें आई और जे की वैल्यू पता होना चाहिए। अभी हम बात करें जैसे इस एलिमेंट की, तो यह एलिमेंट कौन सी पंक्ति में है, यह तीसरी पंक्ति में है, यानी आई का मान क्या होगा इसके लिए, 3। और कौन से कॉलम में है ये, कौन से स्तंभ में है ये, चौथे स्तंभ में है, 4th कॉलम में है। तो इसके लिए जे का मान क्या हो जाएगा, जे का मान इसके लिए 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स के लिए आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को डिसाइड आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की जो आईती व्यवस्था है उसको हम क्या बोलेंगे, 3/4 अरेंजमेंट। अब देखिए अगर हम बात करें इस अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, R1 R2 R3 R4 और कॉलम कितने हैं इसमें, C1 C2 C3। तो इसमें 4 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट होगा, यह है 4/3 अरेंजमेंट। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट 4/3 का होगा। और अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, एक R1 और ये वाली R2। और इसमें स्तंभ कितने हैं, कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 और C6। तो देखिए इस तरह के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 2/6 अरेंजमेंट। और अगर हम बात करें इस अरेंजमेंट की, तो यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों अरेंजमेंट किस फॉर्म के हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम जो भी पंक्तियां होती हैं उन्हें R1 R2 R3 से डिनोट करते हैं और जितने भी स्तंभ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको हम C1 C2 C3 इनसे हम डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे हमने 2 पैरामीटर को भी हमने देखा है और हर एक एलिमेंट्स के लिए ये पैरामीटर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इस आयतीय व्यवस्था के बाद हम सीधे मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, mn अवयवों की m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयतीय व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। और देखिए मैट्रिक्स को हम बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या फिर इस तरह से वर्टिकल लाइंस की हेल्प से हम व्यक्त करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो देखिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 5 2
7, 8, 9। तो देखिए यहाँ हम इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स देख रहे हैं, कितने अवयव हैं टोटल इसमें 9 अवयव हैं। और पहली पंक्ति में है 2, 3, 4, दूसरी पंक्ति में है -1, 5, 2 और तीसरी पंक्ति में है 7, 8, 9। तो इन 9 अवयवों की जो आयतीय व्यवस्था है, हम इस तरह से एक बड़े कोष्टक में सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और इस तरह से हम उस आयतीय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं और यही मैट्रिक्स है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का भी हम यूज कर सकते हैं। 2, 3, 4 -1, 5, 2 7, 8, 9, ये भी मैट्रिक्स है। और देखिए इसी मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2, 3, 4 -1, 5, 2 7, 8, 9। तो देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके हैं। हम बिग ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह वर्टिकल लाइंस की हेल्प से भी हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। जनरली ज़्यादातर यही वाला तरीका यूज़ होता है, मैट्रिक्स को जनरली इस तरह से ही हम यूज़ में लेते हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n होती है तो उस मैट्रिक्स का क्रम m/n होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लेंगे, 2, 3, 5, 1, 2, 6। सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स A है और हम बात करेंगे मैट्रिक्स B की। तो देखिए मैट्रिक्स B क्या है, 3, 2, 1, 5। और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम, मैट्रिक्स C। -2, 1, 5, 6, 2, 1। तो देखिए यहाँ हमें तीनों का ऑर्डर निकालना है। तो देखिए ए का जो क्रम होगा, तो ए का क्रम क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए में कितनी पंक्तियाँ हैं, मैट्रिक्स ए में यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं, और मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हैं, कितने स्तंभ हैं, इसमें 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2/3। इसी प्रकार देखिए अगर हम बात करें बी के क्रम की, तो बी का क्रम क्या होगा, इस मैट्रिक्स बी में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रो है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। तो ये मैट्रिक्स का क्रम क्या हो जाएगा, 2/2। इसी प्रकार अगर हम बात करें सी के क्रम की, तो सी का क्रम क्या है, इसमें पंक्तियां अगर हम देखें तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, 2/3 ऑर्डर की। ये कौन सी है, 2/2 ऑर्डर की, और ये वाली मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, पंक्तियों की संख्या पहले लिखनी है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या। कभी भी ये इधर उधर न करें, अन्यथा ऑर्डर गलत हो जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बाद अब हम एक m/n क्रम की एक जनरल मैट्रिक्स देखेंगे। तो देखिए m/n क्रम की जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स अब देखिए यहाँ पर हमें m/n ऑर्डर की एक जनरल मैट्रिक्स बनानी है। अब देखिए हम उनके एलिमेंट्स किस तरह से लें। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में समझा था कि हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव का पंक्ति क्रमांक होता है और स्तंभ क्रमांक भी होता है। तो इसके आधार पर हम किसी एलिमेंट्स को किससे व्यक्त करें। तो यहाँ पर देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई जनरल एलिमेंट हमें लेना है तो हम उसे aij से व्यक्त करेंगे। अवयव को किससे व्यक्त करेंगे हम, aij से। और जहाँ i क्या है,
उस अवयव का पंक्ति क्रमांक और जे क्या होता है उस अवयव का स्तंभ क्रमांक। तो देखिए वह एलिमेंट किस रो में है, आई का मान हो जाएगा, और किस कॉलम में है वो जे का मान हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे के रूप में। यदि कोई एलिमेंट पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है तो उसे हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि कोई एलिमेंट तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है तो हम उसे A32 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अवयव जिस पंक्ति में होगा उसके अकॉर्डिंग I का मान होगा, और जिस स्तंभ में होगा उसी के अकॉर्डिंग J का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर हम M/N ऑर्डर का हम यहाँ पर एक जनरल मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ आएगी, देखिए पहली पंक्ति का एलिमेंट यहाँ आता है और कॉलम कौन सा होता है, फर्स्ट। यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट यहाँ आएगा। अब देखिए पंक्ति तो वही है, स्तंभ कौन सा हो गया, दूसरा। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और आगे हम बढ़ें और आगे अगर हम देखें हम कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पर, M/N ऑर्डर का। यानी हम ऐसा जनरल मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें M क्या हैं, पंक्तियाँ हैं। M तो पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ कितने हैं, तो M तो होनी चाहिए रोज और N क्या होने चाहिए, कॉलम्स। तो M रो और N कॉलम्स का हम एक जनरल मैट्रिक्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यहाँ आ जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। हम आगे बढ़ें तो पंक्ति तो पहली है और स्तंभ कौन सा हो जाएगा, Nवां स्तंभ। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति और Nवें स्तंभ का अवयव यहाँ पर आएगा। अब देखिए हम यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति वही है, स्तंभ कौन सा हो गया, तीसरा। और आगे बढ़ें तो पंक्ति तो दूसरी ही चल रही है लेकिन स्तंभ कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला, यानी Nवां स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हम आगे बढ़ें, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और आगे बढ़ें तो तीसरी पंक्ति के साथ यहाँ स्तंभ कौन सा हो जाएगा, Nवां स्तंभ। और देखिए इस प्रकार अगर हम आगे बढ़ते रहें तो लास्ट में अंतिम पंक्ति कौन सी होगी, अंतिम पंक्ति MV पंक्ति होगी, क्योंकि यहाँ हम जनरल मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी ले रहे हैं, M ले रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाली जो पंक्ति होगी वह है MV पंक्ति होगी। तो देखिए MV पंक्ति और कॉलम कौन सा होगा, पहला, MV पंक्ति और दूसरा कॉलम, MV पंक्ति और तीसरा कॉलम, और लास्ट में अगर हम जाएं तो क्या आएगा, यहाँ पर पंक्ति तो है MV और कॉलम कौन सा हो जाएगा, Nवां कॉलम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से M/N ऑर्डर का जो जनरल मैट्रिक्स है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल होगा A13 होगा, यहाँ जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, A32। यानी हम मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और I और J का मान किस पे डिपेंड करेगा, उस एलिमेंट के पंक्ति और स्तंभ क्रमांक पे डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। यदि एलिमेंट 5वीं पंक्ति में है तो I का मान क्या हो जाएगा, 5, और एलिमेंट अगर तीसरे स्तंभ में है तो J का मान कितना हो जाएगा, 3। यानी उस एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, A53 से। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये M/N की जनरल मैट्रिक्स थी। इसके बाद हम मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप देखेंगे, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति विद्यमान होती है पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए पंक्ति मैट्रिक्स के हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5,
एक मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं 2 - 3 6 7, और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तो देखिए तीनों की तीनों मैट्रिक्स क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है। अब पंक्ति मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इन तीनों में एक ही पंक्ति है, ओनली वन रो। अब देखिए अगर हम इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये किस ऑर्डर की है, देखिए इसमें एक पंक्ति है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ये 1/3 ऑर्डर की पंक्ति मैट्रिक्स होगी। अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, एक। अगर हम बात करें कॉलम की तो कितने कॉलम है 1 2 3 4, तो ये किस क्रम की पंक्ति मैट्रिक्स है 1/4 की। अब अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की तो देखिए इसमें एक ही पंक्ति है और कॉलम भी कितना है, एक ही है, तो ये किस क्रम की पंक्ति मैट्रिक्स होगी 1/1 क्रम की। तो देखिए पंक्ति मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें एकमात्र पंक्ति हो वह पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं पंक्ति मैट्रिक्स का क्रम वन बाई एन रूप का होता है, यानी पंक्ति तो एक ही होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यही पंक्ति मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब देखिए पंक्ति मैट्रिक्स के बाद अब हम बात करेंगे स्तंभ मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की। वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ विद्यमान होता है स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। इसके भी हम देखिए एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स में ले रहा हूँ 5 4 2, एक मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं और एक मैट्रिक्स ये ले लेते हैं। तो देखिए तीनों की तीनों मैट्रिक्स क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इनमें तीनों में केवल एक ही कॉलम है, एक ही स्तंभ है। अब इसके क्रम की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां, अगर हम ओरिजेंटली चलें तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और कॉलम कितना है, एक, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 1। और इसका जो ऑर्डर है देखिए 2 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है 2/1 और इसका 1/1। तो देखिए 1/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स है, ये 2/1 का कॉलम मैट्रिक्स और ये 3/1 का क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत आसान, जिसमें केवल एक स्तंभ है वह स्तंभ मैट्रिक्स है। तो देखिए हम यूँ कह सकते हैं स्तंभ मैट्रिक्स का क्रम m/1 रूप का होता है। अब m/1 रूप का क्यों होता है, क्योंकि स्तंभ तो एक ही होगा और पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। अब देखिए स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा के बाद अब हम बात करेंगे शून्य मैट्रिक्स की परिभाषा की। वह मैट्रिक्स जिसके समस्त अवयव शून्य होते हैं शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए ये जीरो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर अब आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा, हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या के आधार पर। तो ये 2/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर का है 1/1 ऑर्डर का, और 0 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर का। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे अवयव जीरो हैं, जीरो मैट्रिक्स होती है। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स के बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद हम वर्ग मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। तो देखिए वर्ग मैट्रिक्स होती क्या है, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए हम ऐसी मैट्रिक्स लें जिसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर है, उनकी संख्या बराबर है, तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ हम इसके एग्जाम्पल्स लें तो देखिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स पहली पंक्ति के हैं 2 3 4 और दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स है 5 - 2 और 3 1 5 6।
अब देखिए यहाँ पर इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ भी 3 हैं, यानी यह 3/3 ऑर्डर की है। और ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, यही वर्ग मैट्रिक्स है। और देखिए वर्ग मैट्रिक्स के हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। 2, 5, 6, 7 ये 2/2 ऑर्डर का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। इसको भी हम क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स। और देखिए अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है 5, तो ये भी क्या है, ये भी वर्ग मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो ये 1/1 ऑर्डर की क्या होगी, ये भी क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी। तो देखिए वर्ग मैट्रिक्स का मतलब जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर होते हैं। अब देखिए वर्ग मैट्रिक्स के बाद अब हम बात करेंगे वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण की। एक वर्ग मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। तो देखिए वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण को समझने के लिए हम 4/4 ऑर्डर की हम एक वर्ग मैट्रिक्स लेंगे। तो देखिए उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A11, A12, A13, A14। तो यहाँ पर पहली पंक्ति कंप्लीट। अब हम आते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, अब हो जाएगा A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। हम 4 पंक्ति और 4 स्तंभ लेकर हम यहाँ वर्गाकार मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब चौथी पंक्ति पर हम आ चुके हैं। चौथी पंक्ति पहला स्तंभ और यह है चौथी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो देखिए ये जो वर्गाकार मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, यह 4/4 ऑर्डर की है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इस स्क्वायर फॉर्म वाली मैट्रिक्स के हम 2 विकर्ण देखते हैं। एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। लेकिन इन दोनों विकर्णों में हम मुख्य विकर्ण की अगर बात करें तो देखिए ये वाला जो विकर्ण होता है इसी को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। अब देखिए यह जो मुख्य विकर्ण है इसकी क्या विशेषता है। देखिए इस मुख्य विकर्ण पर जितने भी अवयव हैं उनके लिए i तथा j का मान इक्वल है, यानी पंक्ति क्रमांक और स्तंभ क्रमांक सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं i और j का मान सेम है। इसमें भी देखिए i और j का मान कितना है, 2, बिल्कुल सेम। यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है। तो देखिए इस वर्गाकार मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण पर विद्यमान प्रत्येक अवयव के लिए पंक्ति क्रमांक और स्तंभ क्रमांक बिल्कुल सेम होता है। अब देखिए अगर हम मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर जाएं तो देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर i का मान j के मान से हमेशा कम होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुख्य विकर्ण पर तो i का मान j के इक्वल होता है। अगर ऊपर की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं i का मान j से हमेशा कम होता है, यानी पंक्ति क्रमांक स्तंभ क्रमांक से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस वाले पोर्शन में अगर हम जाएं तो i का मान क्या होगा, j से छोटा होगा। अगर हम मुख्य विकर्ण पर रहें तो i का मान किसके इक्वल होगा, j के इक्वल। अगर हम मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर आएँ तो आप देख सकते हैं i का मान यानी पंक्ति क्रमांक बड़ा है और स्तंभ क्रमांक छोटा है। और ये जो विकर्ण हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। यही प्रिंसिपल डायगोनल है। तो किसी वर्गाकार मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स पर i और j की वैल्यू सेम होती है, यानी उसका पंक्ति क्रमांक और स्तंभ क्रमांक इक्वल होता है। ऊपर की ओर जाएं तो i का मान j से छोटा होता है और नीचे की ओर आएँ उस मुख्य विकर्ण के तो फिर i का मान j से बड़ा हो जाता है। तो देखिए एक वर्गाकार मैट्रिक्स का विकर्ण, उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी
वर्ग मैट्रिक्स का वह विकर्ण जिस पर स्तंभ क्रमांक और पंक्ति क्रमांक सेम होता है, तो वह वर्गाकार मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ मुख्य विकर्ण के कंपैरिजन में कब आई का मान बड़ा होता है, कब इक्वल होता है जे के, और कब वह लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है, तो ये सारे कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो देखिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मैट्रिक्स थ्योरी में हम आगे बढ़ेंगे और वर्गाकार मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।